कि नेपाल के जाहिर है बयान पर विवाद होना ही। भारत में साधु संतों समेत तमाम लोगों ने इसका भारी विरोध किया और पहले से ही विरोध झेल रहे केपी शर्मा ओली अपने घर में भी घिर गए। सोशल मीडिया में उनके रामायण वाले ज्ञान पर नॉन स्टॉप मजाक चल रहा है। लगातार खेल रहे नेपाल के प्रधानमंत्री ने पहले भारत की जमीन को अपना बताया और अब केपी शर्मा ओली ने हमारे आराध्य भगवान श्री राम पर ही नेपाल का दावा कर दिया है। किसी देश के प्रधानमंत्री की तरफ से ऐसा बयान आना एक कूटनीतिक आश्चर्य है। केपी शर्मा ओली फरमाते हैं कि भगवान राम का जन्म नेपाल में हुआ था। असली अयोध्या भारत में नहीं बल्कि नेपाल के वीरगंज के एक गांव के पास है। वहीं भगवान राम का जन्म हुआ था। भगवान राम भारत के नहीं बल्कि नेपाल के राजकुमार थे। नेपाल के आदि कवि भानुभक्त की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बोलते हुए ओली ने ऐसी कथा बांची जिस पर शायद ही कोई यकीन करे। भारत के साधु संत इस पर बुरी तरह भड़क गए और ओली को मानसिक रूप से बीमार बताया। प्रधानमंत्री जैसे पद पर आते हुए उसको यही कहा जाएगा कि एकदम महामूर्ख है, उसे पता ही नहीं है अयोध्या के और जनकपुर के विषय में। कल से लाखों की संख्या में हमारे नेपाली शिष्य सड़कों पर उतर करके और ईंट से ईंट बजा देंगे। ओली को 1 महीने के अंदर कुर्सी से उतरना पड़ेगा। ये दिल्ली में नेपाली दूतावास के बाहर नेपाल के लोगों का प्रदर्शन है। लोगों में बहुत गुस्सा है। भारत के खिलाफ ओली लगातार चाइनीज जोश में है तो उनके बयानों पर भारत का सियासी पारा भी हाई है। नेपाल की जनता कुछ चाहती है, नेपाल की जो वर्तमान सरकार है वो कुछ और चाहती है। तो चाइना से विचारधारा मिलती है, ये वजह है। फिर दबाव में है। इस प्रकार का बयान नेपाल के प्रधानमंत्री जी को तत्काल वापस लेना चाहिए और इस प्रकार का बयान देने के लिए नेपाल के भी राम भक्तों और सीता माता के भक्तों और भारत के भी राम भक्तों और सीता माता के भक्तों से क्षमा मांगी। ओली के अपने ही देश नेपाल में लोग ये कह रहे हैं कि नेपाल के प्रधानमंत्री दोनों देशों के बीच धार्मिक, सांस्कृतिक और रोटी बेटी के संबंधों को तार-तार करने में जुटे हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री केपीएस ओली ने एक ऐसा विवादित बयान दिया है जिससे भारत और नेपाल के आस्था को चोट पहुंची है, लोगों को चोट पहुंची है। खासतौर पर नेपाल के लोग बेहद नाराज हैं इस बात को लेकर। नेपाल में भी प्रधानमंत्री ओली की टिप्पणी का जबरदस्त विरोध हो रहा है। सोशल मीडिया पर नेता से लेकर आम लोग तक उनका मजाक उड़ा रहे हैं। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री बाबूराम भट्टराई ने ओली के बयान पर व्यंग कसते हुए कहा, आदि कवि ओली द्वारा रचित कलयुग की नई रामायण सुनिए, सीधे वैकुंठ धाम की यात्रा करिए। नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने पीएम ओली के बयान की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने लिखा, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का आधारहीन और अप्रमाणित बयान देना उचित नहीं। ऐसा लगता है कि पीएम ओली भारत और नेपाल के रिश्ते और बिगाड़ना चाहते हैं, जबकि उन्हें तनाव कम करने के लिए काम करना चाहिए। वहीं नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री रमेश नाथ पांडे ने ट्वीट किया, धर्म राजनीति और कूटनीति से ऊपर है, ये बड़ा भावनात्मक विषय है। अबूझ भाव और ऐसी बयानबाजी से आप केवल शर्मिंदगी महसूस करते हैं। और अगर असली अयोध्या वीरगंज के पास है तो फिर सरयू नदी कहाँ है? इस तरह का गलत एवं संवेदनहीन बात बोलना शुरू किए हैं। इससे सरासर हिंदुओं का आस्था पर प्रहार हुआ है। इस समय अपनी कुर्सी बचाने के लिए ओली कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें चीन का समर्थन प्राप्त है। ऐसे में उनका जोश और जुबान संभल नहीं रहे। अब तक नेपाल काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर नक्शेबाजी कर रहा था, लेकिन अब केपी शर्मा ओली सारी सीमाएं लांघकर भगवान राम तक पहुंच गए हैं
और धार्मिक खेल खेल रहे हैं। ये खेल उन्हें महंगा भी पड़ सकता है। दिल्ली से गीता मोहन के साथ सुजीत झा, पटना, आज तक। अब जब नेपाल के प्रधानमंत्री की सार्वजनिक फजीहत हो ही गई तो देर शाम उन्हें अपनी गलती का आभास हुआ। राजनीतिक नफे नुकसान को तौलने के बाद नेपाल के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया। उस बयान के अनुसार प्रधानमंत्री की टिप्पणी किसी राजनीतिक विषय से जुड़ी नहीं है, उनका इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था और न ही अयोध्या के सांकेतिक महत्व और सांस्कृतिक मूल्य का अपमान करना था। मंत्रालय ने अपनी सफाई में कहा कि उनका बयान श्री राम और उनके स्थान से जुड़े कई मिथक के संदर्भ। हालांकि नेपाल में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सियासत समझ में आ रही है। दरअसल नेपाल में ओली की कुर्सी संकट में है। खुद उनकी पार्टी के नेता उन्हें कुर्सी से उतारने पर आमादा है। वो चीन के चार्जर से अपनी राजनीति को रिचार्ज करना चाहते हैं और अपनी सत्ता बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये समझना मुश्किल नहीं है कि ओली की हर भारत विरोधी हरकत बीजिंग के रिमोट से कंट्रोल की जाती है। वैसे नेपाल के प्रधानमंत्री या तो सच जानते नहीं या फिर वो सच बोलना नहीं जानते, क्योंकि अयोध्या का महत्व इतना है कि आज भी देश के करोड़ों लोग इस शहर का नाम सिर्फ अयोध्या नहीं बल्कि अयोध्या जी कहकर लेते हैं। और अगर ओली को वाकई नहीं मालूम था तो उन्होंने नेपाल में मौजूद जो उनके अपने नागरिक हैं उनसे पूछ लेना चाहिए कि आखिर अगर वाकई वीरगंज में ही अयोध्या है तो फिर हर साल अयोध्या से, जी हाँ, भारत के उत्तर प्रदेश के अयोध्या राम जन्मभूमि से बारात क्यों जनकपुर जाती है, क्यों पूजा अर्चना की जाती है। आज मैं आपको अपनी एक रिपोर्ट दिखाना चाहती हूँ। हम लोग उस भाव से देखते हैं उनको, दामाद मेहमान के भाव से। तो अभी भी राम जी यही है। और मिथिला की जो भूमि है, जनकपुर और सीतामढ़ी का जो यहाँ तक मामला है, तो वहाँ जन्म स्वयंवर तो यही है। जनकपुर नेपाल के हिस्से में पड़ने वाले मिथिला प्रदेश का हिस्सा है। मिथिला नगरी की सीमाएं वर्तमान के नेपाल और आधे बिहार तक फैली थी। ज्ञान और संस्कृति को लेकर मिथिला का बड़ा महत्व था। मिथिला की चौहद्दी हमारे गंगा के किनारे उत्तर में हिमालय का रेंज जहाँ से शुरू होता है, और कौश की धार जहाँ है मूल, वहाँ पूर्व में, और पश्चिम में गंडकी, बीच में बागमती है, कमला जी हैं, विमला जी हैं जो उनकी सखी हैं। तो ये तो पूरा क्षेत्र ही मिथिला का। जहाँ हम इस वक्त मौजूद हैं ये विवाह मंडप है। बताया जाता है, ऐसी मान्यताएं हैं कि श्री राम और सीता माँ की शादी यहीं पर हुई थी, यहीं पर विवाह हुआ था। और आज भी अगर मुहूर्त न भी हो तो भी कोई भी शादी यहाँ पर कर सकता है। बिल्कुल जनक महल से सटा हुआ है ये इलाका। वहाँ की निर्माण शैली देखिए और आप यहाँ विवाह मंडप की निर्माण शैली देखिए, बहुत अलग है। क्योंकि वो निर्माण कराया था टीकमगढ़ की रानी ने, ये निर्माण कराया नेपाल के राजा ने। लेकिन इस सब के बीच जो आस्था है लोगों की, वो कुछ ऐसी है कि आप जगह जगह देखेंगे कि यहाँ श्री राम रुके थे, वहां पर एक निर्माण है। यहाँ पर जयमाल हुआ था तो उसका अलग निर्माण वहां नजर आता है। और उस सब के बीच एक शांत सी ये जगह जहाँ मूर्तियों के जरिए पूरी कहानी बताई गई है शादी की। राजकुमारी सीता को मंडप में बुलाया। जय महाराष्ट्र। उसे किसने देखा, पर वर्तमान में अगर कथाओं के भौगोलिक साक्ष्य हो तो बात अद्भुत हो जाती है। सबसे पहले सिंहासन में सीताराम जी हैं, अब बाईं तरफ सीता जी हैं। दोनों बगल में खड़ी हैं सीता जी की सहेली, नाम है चंद्रकला और चारुशिला। दाहिने तरफ है जनक जी के परिवार, सीता जी का परिवार जनकपुर वासी।
अच्छा, जो मायके वाले हैं सीता जी, मायके वाले हैं, उसमें सबसे पहले जनक महाराज और माता सुनैना बैठे हुए हैं। बीच में पुस्तक लिए उनके कुलगुरु सतानंद जी महाराज हैं, जो कन्यादान करा रहे हैं। और इस तरफ है अयोध्यावासी। सबसे कोने में सबसे पहले हैं राम जी के पिता दशरथ जी, बीच में है इनके कुलगुरु वशिष्ठ जी, और ये सामने जो देख रहे हैं ये है विवाह वेदी, जहाँ विवाह का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। कहते हैं इसी जगह पर यज्ञ से निकली अग्नि को साक्षी मानकर श्री राम और सीता जी ने 7 फेरे लिए थे। सारे संसार से त्रेता युग बीत गया, लेकिन जनकपुर के लिए आज भी समय वहां रुका हुआ है जिस क्षण राम जानकी विवाह हुआ था। जनकपुर में लोग विवाह की उस पवित्र बेला के आगे जो हुआ वो सोचना भी नहीं चाहते। इस पवित्र स्थान पर लोगों का भरोसा ऐसा है कि यहाँ विवाह के लिए शुभ मुहूर्त या लगन पर निर्भर नहीं करते। किसी भी दिन, किसी भी समय कोई भी आकर यहाँ इस मंडप पर विवाह कर सकता है। यहाँ दिन और तिथि से कोई मतलब नहीं लोग रखते हैं। जैसे वर्जित हिंदू विवाह माना गया है भादव, सावन, पूष, चैत्र, ये सब महीना वर्जित विवाह के लिए माना गया है, लेकिन यहाँ दिन और तिथि से कोई मतलब नहीं रखा जाता है। यहाँ हर एक दिन, हर एक तिथि में, हर एक महीने विवाह होता है। अच्छा। हाँ, वो दूर दूर से लोग आते हैं, थाईलैंड से भी यहाँ लोग आते हैं, फिजी से आते हैं, जहाँ जहाँ हिंदू हैं उन सबों को ये पता है, तो वो अपना शादी के लिए यहाँ आते हैं और बुकिंग कराते हैं और शादी कराते हैं। विवाह के बाद बारात जिस रास्ते से लौटी थी उसके भी प्रमाण मौजूद हैं। बारात ने जहाँ जहाँ विश्राम किया था वो सारी जगहें वर्णन के हिसाब से समय के साक्ष्य संजोए खामोशी से खड़ी। बिहार में मोतिहारी से लगभग 20 किलोमीटर दूर सीताकुंड है, जो बारात के रात्रि विश्राम की पहली जगह थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक गांव है डेरवा, जो कि बारात ने यहाँ डेरा डाला था, इसलिए आज भी गांव का नाम यही है। जिस रास्ते से होकर बारात अयोध्या पहुंची वो पक्की सड़क बन गई, पर आज भी लोग इसे श्री राम जानकी मार्ग के नाम से जानते हैं। इन सारी जगहों को अब रामायण सर्किट के हिसाब से जोड़ने का प्रयास है। जहां पर हम इस समय मौजूद हैं इसे जनक महल कहा जाता है, लेकिन दिलचस्प ये है कि राम जानकी मंदिर जो महत्वपूर्ण स्थल के तौर पर आपको आगे के हिस्से में नजर आएगा, और पीछे के जिस हिस्से में इस छोटे से मंदिर के साथ हम खड़े हैं ये है राजा जनक और उनकी पत्नी रानी सुनैना का ये मंदिर। हालांकि आस्था में लोगों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। इन मंदिरों के अलावा यहाँ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के भी मंदिर हैं। करीब 135 साल पहले अयोध्या के एक महंत सीताराम दास को इस बात पर गुस्सा आया कि भाइयों के लिए इतनी श्रद्धा और ससुर राजा दशरथ को कुछ भी नहीं। उन्होंने सीता जी पर मुकदमा ठोक दिया और आखिरकार नेपाल के राजा ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए राजा दशरथ को जनकपुर में 5 बीघा जमीन दी, जिस पर उनके मंदिर का निर्माण किया गया। अयोध्या और जनकपुर के बीच एक अद्भुत रिश्ता है। दोनों क्षेत्रों में जुड़वा महल है। अगर ध्यान से देखिए तो जनकपुर का जनक महल और अयोध्या का कनक भवन वास्तु और स्थापत्य के लिहाज से एक जैसा बना हुआ है। सीधी सी बात है कि सिर्फ जगह का नाम अयोध्या नहीं होना चाहिए, बल्कि श्री राम के पिता भी, यानी अगर नेपाल गए थे तो उनके पिता का नाम भी दशरथ होना चाहिए, उनके भाइयों के नाम भी वही होने चाहिए। या तो ओली गलत है या फिर नेपाल के नागरिकों और वहां के राजा की जानकारियां गलत थी। अब बात नेपाल के नए बॉस और सीईओ चीन की करते हैं। इस खबर से आपको चीन की असल नीयत का पता चलेगा। आज भारत और चीन के कोर कमांडर्स की चौथी बैठक के दौर में एक बड़ी खबर यह है